तो आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 के लिए हम अपने PYQ सेशन को अगले की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें आज हमारा दिसंबर 2024 सेशन का, जिसका एग्ज़ाम की जनवरी 2025 में हुआ था, उसके पेपर 1 के क्वेश्चन को लेकर आपके सामने है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पेपर 10 जनवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी चर्चा करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पता है कि शुरू का 5 क्वेश्चन जो है DI का क्वेश्चन रहता है, और हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करते हैं DI को छोड़ करके। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द टोपोलॉजी इन इच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड इज कॉल्ड। वह स्थिति जिसमें प्रत्येक संप्रेषणशील युक्ति एक केंद्रीय माध्यम से जुड़ी हुई है क्या कहलाती है? तो वो स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, जिसे हम लोग हिंदी में तारक संस्थिति कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। कौन सहकारी अधिगम रणनीति के अभिलक्षण नहीं है? पहला है इंडिविजुअल कंपटीशन, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। दूसरा है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एमंग स्टूडेंट, छात्रों के मध्य सकारात्मक अन्योन्याश्रय। तीसरा सोल रिलायंस ऑन टीचर गाइडेंस, शिक्षक के मार्गदर्शन पर एकमात्र निर्भरता। चौथा इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, सामूहिक की बजाय व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो इसमें पहचान करना है कि सहकारी अधिगम रणनीति कौन है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो देखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि इंडिविजुअल कंपटीशन इसमें होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो एक और ध्यान देना है कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नहीं, कौन सा उसका स्ट्रेटजी नहीं है। तो इंडिविजुअल कंपटीशन जो है ये कोऑपरेटिव लर्निंग, सामूहिकता की बात हो रही, तो वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन में नहीं ही पूछ रहा है, तो ये सही है उसके हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर है कि छात्रों के मत सकारात्मक अन्योन्याश्रय, तो ये तो कोऑपरेटिव लर्निंग का होता है। ठीक, दूसरा है सोल रिलायंस ऑन टीचर गाइडेंस, यानी शिक्षक के मार्गदर्शन पर एकमात्र निर्भरता। ये कथन एकमात्र यहाँ पे निर्भरता होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर है सामूहिक की बजाय व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो सामूहिक की बजाय व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो जाएगी, तब वो फिर सामूहिक अधिगम नहीं कहलाएगा, सहकारी अधिगम नहीं कहलाएगा। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज हमारा क्या हो जाएगा, ACD। ठीक है ना, ACD यहाँ पे गलत है, और ये बी नंबर गलत नहीं है, बी नंबर सही है और यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से ACD को हम सही करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा सहकारी अधिगम की रणनीति नहीं है, तो जो है वो इसमें आंसर नहीं होगा, यानी कि सी नंबर जो है, बी नंबर में जो है छात्रों के मध्य सकारात्मक अन्योन्याश्रय, वह सहकारी अधिगम रणनीति है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा। बाकी सभी नहीं है, इसलिए ACD इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं कि इस अधिगम एक अनुदेशात्मक पद्धति है, जिसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में एक सामान्य शिक्षण रूप को पूरा करने के लिए छोटे समूह में काम करते हैं। इस अधिगम रणनीति के लिए 5 आवश्यक बुनियादी तत्व है। किसके लिए, तो सहकारी अधिगम के लिए। एक क्या है, सकारात्मक अन्योन्याश्रय। दूसरा है व्यक्तिगत जवाबदेही। तीसरा है प्रोत्साहनपूर्ण बातचीत। चौथा है सामाजिक कौशल। पांचवा है समूह प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द मोड AEE इन फिगर 4। आकृति 4 में समूह मोड AEE से सत्यता पूर्वक क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो पहला है इसका निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता है। दूसरा है मध्य पद दोनों आधार वाक्यों में वितरित होता है। तीसरा है तर्क में अवैध लघु तर्क दोष होता है। चौथा है मध्य पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय के रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि मध्य पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय के रूप में प्रकट होता है, यानी द मिडिल टर्म अपीयर एज ए प्रेडिकेट इन द मेजर प्रीमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
संचार की प्रक्रिया के सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ट्रांसमीटर यानी प्रेषक, डेस्टिनेशन यानी गंतव्य जहाँ तक पहुँचाना है, चैनल, और चौथा है रिसीवर, पांचवा है इंफॉर्मेशन सोर्स यानी सूचना का स्रोत। तो इसका क्या क्रम हो सकता है उसको सबसे पहले करना है। तो हम कहाँ से कोई सूचना प्राप्त करेंगे, जहाँ से वो सोर्स होगा, जहाँ से वो उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं से सूचना का एक स्रोत होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स आएगा। उसके बाद जो है वो ट्रांसमिट करेंगे उसको, हम वो उसको प्रेषित करेंगे कहीं भेजने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेषक हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद जो है एक चैनल माध्यम की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो है रिसीवर उसे रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, और जहाँ उसको पहुँचाना रहेगा अपने डेस्टिनेशन गंतव्य तक, वहाँ वो पहुँच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो तैयार होगा, EACDB, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन पीक नॉइज लेवल L10 एंड बैकग्राउंड नॉइज लेवल L90 इज नोन एज। शिखर ध्वनि स्तर L10 और पृष्ठभूमि ध्वनि स्तर L90 के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसके बीच के अंतर को जो है ध्वनि क्लाइमेट कहा जाता है, यानी नॉइज़ क्लाइमेट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। तो बी इज़ राइट आंसर। शिखर ध्वनि स्तर L10 और पृष्ठभूमि ध्वनि स्तर L90 के बीच अंतर को ध्वनि क्लाइमेट, नॉइज़ क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही कथन का पहचान करना है, चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, भारतवर्ष ने 2024 में GDP का 6% शिक्षा हेतु आवंटित किया है। क्या आपको लगता है कि ये सही हो सकता है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 6% GDP का शिक्षा में खर्च करने के लिए आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया, जिसे अभी तक नहीं लागू किया गया। 6% अभी तक नहीं दिया जा रहा है GDP का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए। तो ये तो पहला ही कथन गलत हो गया हमारा। दूसरा है, शिक्षा उपकर केंद्रीय सरकार को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने अपने अपने राज्य शिक्षा नीति आयोग स्थापित किए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार अपने अपने राज्य शिक्षा नीति आयोग स्पेशल स्थापित किए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी में कह रहा है कि शिक्षा केंद्रीय सूची का विषय है। शिक्षा जो है केंद्रीय सूची की विषय वस्तु है, तो नहीं, ये गलत है। डी नंबर जो है गलत हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। अब नेक्स्ट जो है 4 नंबर में है कि SDG 4 जो है वह सतत विकास लक्ष्य 4 शिक्षा से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है कि SDG 4 जो है जिसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 वो शिक्षा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, B, C और E। और सही ही पूछा जा रहा है, देखते हैं किस ऑप्शन में, B, C, E, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आकलन के लिए प्रयुक्त होते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आकलन के लिए कौन कौन से इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है बेंजीन C6H6, चौथा है बेंजोपायरिन, और पांचवा है O3 यानी ओजोन। और इसमें बताना है कि कौन से प्रदूषक भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आकलन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रदूषक है, फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी है, ठीक है, ओजोन O3 भी है। लेकिन इसमें जो है इसके अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो कोई भी सूटेबल ऑप्शन नहीं होने के कारण इस क्वेश्चन का जो है NTA द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसी ऑप्शन कोई सूटेबल नहीं बैठेंगे। चलिए देखते हैं कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आकलन के लिए प्रमुख रूप से 8 प्रदूषकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें है PM10, PM2.5, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया और PV यानी लेड सीसा।
जिसे हम लोग कहते हैं ये मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग है, वो देखना है कि सब्जेक्ट डिस्कशन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड थ्योरिस्ट सिद्धांतकार दिए हुए हैं। तो पहला है जीव विज्ञान बायोलॉजी, फिर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक। तो जीव विज्ञान जो है इसका सबसे फेमस जो है वो कौन इसके सिद्धांतकार हैं, तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। जीव विज्ञान कहाँ पे, चार्ल्स डार्विन में जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की बात करें तो ये अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर अर्थशास्त्र जो है ये हेरोल्ड जे लास्की हो जाएंगे अर्थशास्त्र में। और भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक जो है ये नॉम चोम्स्की हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 किस ऑप्शन में है। ए का 4, बी का 1 इतना सही आ जाएगा, ए का 4, बी का 1 ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एब्रिविएशन यूज़ करना है, उसका क्या मीनिंग होता है उसको बताना है। तो पहला है VID या वाइट, दूसरा है OP.CIT/ID.IDEM, फिर चौथा है IBID.IBEDEM और इसका क्या मीनिंग होता है इसको देखना है। तो देखिए पहला जो VID वाइट जो दिया जा रहा है वो जो है हमारा ये देखने और संदर्भित करने के लिए किया जाता है, यानी रिफ़र टू किस चीज़ को रेफरेंस करता है, तो ये 2 नंबर में चला जाएगा। फिर उसके बाद OP.CIT है तो ये उद्धृत कार्य करने में किया जाता है, यानी वर्क साइटेड, इन द वर्क साइटेड में ये होता है, तो ये 3 नंबर में हो जाएगा। फिर ID.IDEM ये जो सेम जैसा है वैसा ही है आ गया, तो उसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, द सेम में 4 नंबर में। उसके बाद जो है IBID.IBEDEM ये कहाँ चला जाएगा, ठीक ऊपर उद्धृत समान में, यानी सेम वर्क साइटेड जस्ट एबव। तो इस हिसाब से हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके द्वारा जीव विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध करने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटाबेस का उपयोग किए जाने की संभावना है, ठीक है ना। ये तो पबमेड की आवश्यकता होगी। जीव विज्ञान से संबंधित विषय पर शोध करने के लिए पबमेड डेटाबेस का उपयोग किए जाने की संभावना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज राइट आंसर। देखिए जीव विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध करने के लिए पबमेड डेटाबेस का उपयोग किए जाने की संभावना है। पबमेड एक मुफ्त ऑनलाइन डेटाबेस है जो जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसमें मेडलाइन नामक एक बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस शामिल है। पबमेड का उपयोग शोधकर्ता, चिकित्सक और अन्य पेशेवर बायोमेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी खोजने के लिए करते हैं। पबमेड का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शोध प्रतिवेदन को लिखते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। शोध प्रतिवेदन हम लोग लिख रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं कि क्या ध्यान रखना है। पहला है कि इसमें चार्ट, लेखाचित्र, सांख्यिकीय तालिकाएँ सम्मिलित की जानी चाहिए। दूसरा है कि इसके द्वारा मौलिकता दर्शाई जानी चाहिए और बौद्धिक समस्या के समाधान पर प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद तीसरा है कि इसके द्वारा जटिलता तोड़ने के संबंध में सारांश की शब्दावली और तकनीकी विशिष्ट शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सी नंबर गलत हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है कि इसके द्वारा विषय सामग्री के तर्कसंगत विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तर्कसंगत विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। तो क्या सही हुआ, एक ऊपर में बी सही हुआ, ठीक, और यहाँ पे डी सही हुआ। तो ये दोनों हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है बी और डी। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
किसी शोध प्रतिवेदन को लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके द्वारा मौलिकता दर्शाई जानी चाहिए और बौद्धिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि एक शोध रिपोर्ट को नई अंतर्दृष्टि या समाधान प्रदान करना चाहिए और मौलिक सोच का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके द्वारा विषय सामग्री के तर्कसंगत विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि तार्किक विश्लेषण एक शोध रिपोर्ट की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करता है कि तर्क और निष्कर्ष अच्छी तरह से संरचित और साक्ष्य आधारित हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति का वह सिद्धांत जो उस मात्रा तक बल देता है जिसमें नई सामग्री विषय वस्तु का मानसिक रूप से परीक्षण किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? द थ्योरी ऑफ मेमोरी दैट emphasizes द डिग्री टू विच न्यू मटेरियल इज मेंटली एनालाइज्ड इज नोन एज क्या? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण के स्तर के रूप में जाना जाता है। स्मृति का वह सिद्धांत जो उस मात्रा तक बल देता है जिसमें नई सामग्री का मानसिक रूप से परीक्षण किया जाता है, प्रसंस्करण स्तर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुज्ञात्मक कक्षा प्रबंधन शैली यानी परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो क्या होता है, उसको देखना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि प्रतिबंधात्मक है, नहीं। दूसरा कह रहा है छात्रों को स्वतंत्र चिंतक होने के लिए प्रोत्साहित करती है, अभी चिंतक बनाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है कि छात्रों को अल्प सहायता देकर पर्याप्त स्वायत्तता देती है, बिल्कुल सही है ये। और दंडात्मक है, दंडात्मक तो होगा ही नहीं। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिक्षा समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शिक्षा समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यशपाल समिति है, दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, तीसरा है बिरला अंबानी रिपोर्ट, चौथा है जनार्दन रेड्डी समिति, पांचवा है हंसा मेहता समिति। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे इसमें न्यू जो है ये बिरला अंबानी रिपोर्ट है। कौन है? बिरला अंबानी रिपोर्ट जो सी नंबर में दिया है वो सबसे लेटेस्ट है। ठीक, उसके बाद जो है यशपाल समिति, मतलब उसके पहले जो है वो यशपाल समिति आया था लगभग 90 के दशक में। ठीक, और ये जनार्दन रेड्डी समिति, ये दोनों एक ही पास के हैं। और लेटेस्ट क्या है? बिरला अंबानी रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वह सी है, और उससे पहले जो डी और ए होना चाहिए। सबसे लेटेस्ट ऑप्शन जो है डी सी हो और डी और ए, तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बैठ जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में बना था। हंसा मेहता समिति 1962 में बना था। ठीक है, और जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में बना। यशपाल समिति 1993 में बना। बिरला अंबानी रिपोर्ट जो है 2000 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक एक समूह परियोजना निर्धारित करना चाहता है जहां छात्र एक दूसरे की मदद करते हुए ऑनलाइन काम करते हैं, अपनी प्रगति का पता रखते हैं एवं एक दूसरे के कार्य पर टिप्पणी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर या ऐप से इस कार्य हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक बार और मैं पढ़ देता हूँ कि एक अध्यापक जो है वह समूह परियोजना की ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है। ठीक, जहाँ छात्र एक दूसरे को क्या करें, मदद करते हुए ऑनलाइन काम करते हैं और अपना प्रोग्रेस भी पता लगाते हैं, अपना क्या प्रोग्रेस किया उसका भी पता लगाते हैं। हम एक दूसरे के कार्य पर अपना टिप्पणी भी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट सूटेबल हैं? तो देखिए, टर्निटिन तो है ही, बिल्कुल है, टर्निटिन का यूज इसीलिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉक्स, एक मिनट, टर्निटिन यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, टर्निटिन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गूगल डॉक्स जो है ये इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, गूगल डॉक्स का यूज होगा, ये सूटेबल है। उसके बाद सी नंबर हम ऑप्शन देखेंगे जिसमें कह रहा है कि क्विज़िज, तो ये नहीं होगा। और डी नंबर कह रहा है ट्रेलो, तो ट्रेलो इसके लिए सूटेबल है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी होगा सही।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज़ राइट आंसर। देखिए, एक अध्यापक जो है एक समूह परियोजना नियुक्ति या निर्धारित करना चाहता है जहां छात्र एक दूसरे की मदद करते हुए ऑनलाइन काम करते हैं और अपनी प्रगति का पता भी रखते हैं तथा एक दूसरे के कार्य पर टिप्पणी करते हैं। इस कार्य हेतु गूगल डॉक्स और ट्रेलो सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के किस प्रकार में गृह पत्रिका को रखा जाता है? अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हाउस जर्नल फॉल? तो हाउस जर्नल जो है वो रिटेन कम्युनिकेशन में आता है, यानी लिखित संप्रेषण में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन? तो ये जो है ड्यूटेरियम का जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, ड्यूटेरियम हो जाएगा। देखिए, ड्यूटेरियम को नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे तेज स्मृति घटक है? रजिस्टर्स, कैचे, रैम और HDD। तो यहाँ पे जो है रजिस्टर्स जो है वो सबसे तेज स्मृति घटक हो जाएगा, फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पैरा लैंग्वेज? निम्नलिखित में से पैरा लैंग्वेज के क्या उदाहरण हैं? पहला है टोन ऑफ वॉइस, वाणी का स्वर यानी टोन। दूसरा है वॉल्यूम, प्रबलता। तीसरा है पर्सनल स्पेस, निजी स्थान। चौथा है आई कांटेक्ट यानी नेत्र संपर्क। पांचवा है पिच यानी स्वर। तो इसमें जो है पैरा लैंग्वेज के उदाहरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पैरा लैंग्वेज के उदाहरण पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे सूटेबल जो है वॉइस का जो टोन होता है वो होता ही है, ठीक। उसके बाद जो है वॉल्यूम, उसकी क्या प्रबलता है ये भी होता है। और ये पर्सनल स्पेस, आई कांटेक्ट इसमें नहीं आ जाएगा, ठीक, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और पिच जो है ये होता है तारत्व, इसी को कहते हैं या स्वरक कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ABE ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित स्रोतों में से किया जाता है? किस स्रोत में किया जाता है ऊर्जा का उपयोग? उसकी पहचान करना है कि ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है। पहला है सूर्य, दूसरा है सागर, तीसरा है एनिमल एक्रेट्स यानी पशु अपशिष्ट, और चौथा है मृदा। तो ऊर्जा का उपयोग जो है, ऊर्जा का क्या पूछ रहा है? उपयोग किस स्रोत से किया जा सकता है? सूर्य तो है ही ऊर्जा का पूरा सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा। तीसरे पे एनिमल एक्रेट्स भी हो जाएगा, पशु अपशिष्ट, लेकिन सॉइल मृदा से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ABC इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक शोध लिखने के ढांचे के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। शोध लिखने के ढांचे के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, कंक्लूजन, निष्कर्ष, रिजल्ट, परिणाम, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, सबको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ का पहले हम लोग क्या करते हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, शोध लिखना है, ठीक है ना। नॉर्मल कुछ अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक शीर्षक लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे होना चाहिए शीर्षक, जिसे सारांश कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा सारांश आ जाएगा, ठीक। ये 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भूमिका की लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग उसकी क्या करेंगे, प्रक्रियाएं करेंगे, प्रोसीड्यूर करेंगे, ये कि हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसका क्या होगा, परिणाम होगा। इसमें और भी क्रिया होती है, लेकिन इसमें जो
5 ऑप्शन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग करना है, बीच के कुछ छोड़ दिया गया है। तो प्रक्रियाएं जो हो जाएगी उसके बाद क्या आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, और सबसे लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी ऑप्शन से एलिमिनेट आप कर सकते थे कि सारांश सबसे पहले लिखेंगे, या फिर इतना भी पता हो किसी भी चीज़ का कंक्लूजन सबसे लास्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि सी जिसमें लास्ट है वही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शोध लिखने के ढांचे का सही क्रम है शीर्षक, फिर सारांश, उसके बाद भूमिका, उसके बाद सामग्री और प्रक्रियाएं, फिर परिणाम, फिर चर्चा होती है, फिर निष्कर्ष होता है, और लास्ट में संदर्भ लिखा जाता है, रेफरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष से निपटने का ऐसा उपाय जिसमें लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी आकांक्षा के संबंध में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसे नहीं चाहते उसके बारे में नहीं कहते हैं, तथा अपने सर्वोत्तम हितों के अनुसार काम करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आग्रही शैली कहा जाता है, यानी असर्टिव स्टाइल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज़ राइट आंसर। संघर्ष से निपटने का ऐसा उपाय जिसमें लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी आकांक्षा के संबंध में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसे नहीं चाहते उसके बारे में नहीं कहते हैं, तथा अपने सर्वोत्तम हितों के अनुसार काम करते हैं, इसे आग्रही शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देश चक्र को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है डिकोड यानी विकूटन, दूसरा है स्टोर भंडारण, तीसरा है फेच यानी प्राप्त करना, चौथा है एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वयन करना। और इसके ये निर्देश चक्र का सही क्रम क्या हो सकता है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेच करते हैं। उसका मोबाइल में आप लोग देखते होइएगा, फ़ोन पे जैसे बैलेंस चेक कीजिए वहाँ फेचिंग लिखता है, ठीक। उसके बाद जो है क्या होता है, डिकोड किया जाता है। फिर जब डिकोड कर देंगे तो डिकोड के बाद हम क्या करेंगे, उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर हम लोग उसे स्टोर कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या तैयार हुआ, CADB। CADB जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति क्षेत्र शोध फील्ड रिसर्च में प्रयुक्त होती है? कौन सा पद्धति जो है क्षेत्र शोध में फील्ड रिसर्च में प्रयुक्त होता है, देखना है। आलेखों का विश्लेषण, दूसरा है ऐतिहासिक अभिलेखों का विश्लेषण, तीसरा है व्यक्तिगत साक्षात्कार, चौथा है लघु समूह के यादृच्छिक व्यवहार, क्रीड़ा और भूमिका का विश्लेषण। तो फील्ड क्षेत्र रिसर्च में जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार आता है, यानी पर्सनल इंटरव्यू आता है। इसके लिए आपको फील्ड वर्क करना होगा कि नहीं, नेता का, ऑफिसर का या बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एक्स ने अकादमी पदावधि के पक्ष में तर्क दिया है, किंतु हमें प्रोफेसर एक्स को क्यों सुनना चाहिए? एक पदावधि धारक प्रोफेसर के रूप में वह वास्तव में पदावधि का समर्थन करते हैं, यह किस प्रकार के तर्क दोष से संबंधित है? तो ये जो है ये उसकी मंशा पर आक्रमण करता है, अटैकिंग ऑन द मोटिव, क्योंकि वो अपने पदावधि में ही है प्रोफेसर के और तभी उस पर तर्क दे रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अटैकिंग द मोटिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। मंशा पर आक्रमण ये एक दोष हो जाएगा, फैलेसी है, अटैकिंग द मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, MS एक्सेल का दिया हुआ उसका रिटर्न वैल्यू क्या होता है उससे मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है औसत, दूसरी तरफ उसके काउंट है, मीडियन है, फिर मोड है, ठीक। तो एवरेज क्या होता है उसको देखना है हम लोगों को और बताना है। तो ऐसे भी हम लोग अगर एवरेज के बारे में पता होगा तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित संख्या प्रविष्टियों की संख्या को लौटाता है, दूसरा कह रहा है परास के मध्य में मान को लौटाता है, तीसरा है ऐसे मान को लौटाता है जो बार बार घटित हो, चौथा कह रहा है परास में सभी मानों के समग्र को पारस के
परास के मानों की संख्या से विभाजित कर लौटाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो है ये किसका परिभाषा दे रहा है, ये परिभाषा जो है औसत की परिभाषा दे रहा है, एवरेज की परिभाषा ये दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये कहाँ पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा। ठीक। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं ऐसा मान को लौटाता है जो बार बार घटित हो। तो बार बार घटित जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुलक बोलते हैं, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। जो बार बार घटित होता है तो ये बहुलक हो जाएगा। ठीक। कहाँ पे आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा डी का 3। चलिए, और स्लाइड पे दिख नहीं रहा है लेकिन इसी से हम लोग ऑप्शन छांट सकते हैं कि ए का 4 और डी का 3। ए का 4 डी का 3 किस ऑप्शन में है, ए का 4 डी का 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, औसत जो है परास में सभी मानों के समग्र को परास के मानों की संख्या से विभाजित कर लौटाता है। गणना जो है एक निश्चित संख्या में प्रविष्टियों की संख्या को लौटाता है। और माध्यिका जो है परास के मध्य में मान को लौटाता है। बहुलक जो है ऐसे मान को लौटाता है जो बार बार घटित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध महिला मठावसिनियों और शिक्षणार्थियों को क्या कहा जाता है। बुद्धिस्ट फीमेल मॉन्क एंड स्टूडेंट कॉल्ड क्या कहलाता है वो, तो ये भिक्षुनी कहलाता है, भिक्षुनी। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध महिला मठावसिनियों और शिक्षणार्थियों को क्या कहते हैं, भिक्षुनी कहते हैं। अगला है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये रीजनिंग का कोड डिकोड दिया हुआ है। VYZ 1 to 5 को VYZ लिखा जाता है, फिर 487 को TSW लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में 369 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 5 है और इधर क्या है, इधर है VYZ। V का कितना होता है, तो V का हमारा 22 होता है। Y का कितना होता है, 25 होता है। और Z का कितना होता है, 26 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 1 को 22 कर रहा है, ये 25 2 26, हाँ यहाँ अपोजिट कर दे रहा है। इसको 1 में जोड़िएगा 27 हो जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक। फिर ये 22 और 2 और 25 27 हो जाएगा, और ये 22 और 5 27 हो जाएगा। यानी अपोजिट कर रहा है और वो भी क्रॉस सेक्शनल में जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारा फिर देखेंगे क्या कि 369 दिया हुआ है, 369 दिया हुआ है। तो इसका तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 21 क्या होता है, यू होता है। देखिए बीच वाला यू जो होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब ये 9 जो है यहाँ पे आकर के कितना होगा, तो यहाँ पे 18 होगा, तभी 27 होगा। तो 18 क्या होता है, आर होता है, RUA। और ये यहाँ 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 पे क्या होता है, तो हमारा TUVWX हो जाएगा। तो RUX ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र अधिकांशतः किस महीने में दिखाई देता है। अंटार्कटिका में जो है ओजोन छिद्र हम लोग को मैक्सिमम किस महीने में देखने को मिलता है, तो वो सितंबर हो जाएगा। सितंबर इज राइट आंसर। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र अधिकांशतः सितंबर महीने में दिखाई देता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत के पतले होने या कम होने की स्थिति है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो वो है कि वेदांत के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। किसके आलोक में, प्रत्यक्ष ज्ञान के आलोक में देखना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि अंतःकरण का रूपांतरण चेतना के समक्ष है। अंतःकरण का रूपांतरण चेतना के समक्ष है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बाह्य वस्तु के प्रत्यक्ष में मन वस्तु की ओर उन्मुख होकर बाहर जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वस्तु पर पहुंचने के बाद अंतःकरण इसके साथ एकांकीकार हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में मन अंतःकरण के माध्यम से बाह्य वस्तु तक जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं जाता है। तो एक और है हमारा, उसको अगले स्लाइड पे देखेंगे। तो यहाँ बी और सी सही हुआ। अगला है डी नंबर कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में मन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तु तक जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। डी में ये गलती था। प्रत्यक्ष ज्ञान में मन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं तक जाता है, बिल्कुल सही। तो क्या सही हुआ हमारा? बी, सी और ई, तीन सही हुआ। देखते हैं किस ऑप्शन में, बी, सी, ई। ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द राइट आंसर। वेदांत के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के आलोक में बाह्य वस्तु के प्रत्यक्ष में मन वस्तु की ओर उन्मुख होकर बाहर जाता है। वस्तु पर पहुंचने के बाद अंतःकरण इसके साथ एकांकीकार हो जाता है और प्रत्यक्ष ज्ञान में मन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं तक जाता है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? दो कंप्यूटरों का एक ही पता हो सकता है, क्या ये सही है? नहीं, दो कंप्यूटर का एक ही पता कैसे, सबका अलग अलग होता है। दूसरा है कि बेतार नोटबुक को विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है। वायरलेस नोटबुक को विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, पड़ सकता है। तीसरा कह रहा है कि स्थलीय माइक्रोवेव दृष्टि रेखा संप्रेषण का समर्थन देती है, तो ये भी सही है बिल्कुल। चौथा कह रहा है कि वितरित अभिकलन में डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग में कंप्यूटर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों पर अवस्थित होते हैं, तो बिल्कुल सही है, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो बी, सी, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यात्रा है, एक तरफ फॉल लोक रूप है और किस राज से संबंधित है? भवई है, यक्षगान है और पवाड़ा है। तो यहाँ सबसे फेमस जो है यक्षगान जो है वो सबको ही जानता है कि यक्षगान कहाँ से, कर्नाटक से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये पता है तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, अब बचा बी और सी। तो यात्रा जो है, यात्रा ये बंगाल से रिलेटेड है यात्रा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, दो। ठीक, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, दो, और सी का एक, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इस हिसाब से बी इज राइट आंसर। यात्रा किसका हो जाएगा, बंगाल का हो जाएगा। भवई जो है वो गुजरात का हो जाएगा। ठीक, और यक्षगान है वो कर्नाटक का हो जाएगा और पेवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुमान और इसके प्रकार के बारे में क्या सत्य है? पहला है वैधता और अवैधता निगमनात्मक तर्कों पर लागू नहीं होती। दूसरा है आगमनात्मक तर्क दुर्बल अथवा मजबूत होते हैं। तीसरा है निगमनात्मक तर्क सत्य अथवा असत्य होते हैं। चौथा है एकल प्रतिज्ञप्ति वैध अथवा अवैध होती हैं। तो अनुमान और इसके प्रकार के जो बारे में जो है यहाँ पे आगमनात्मक तर्क जो कह रहा है कि दुर्बल होगा या फिर मजबूत होगा, वीक या स्ट्रॉन्ग होगा, वही सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ये एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। जैसे कि कह रहा है कि एच जो है इसका पुत्र है, पी का पुत्र है तथा एम एस का पुत्र है, एस एन की माँ है, तो आई का क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये बन जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ, देख लीजिए, इसको बता ही देते हैं। एच जो है पी का पुत्र है, पी यहाँ पे रखेंगे और इसके नीचे एच कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये पुत्र हो जाएगा। तथा एम एस का पुत्र है, एस एन की माता है, तो पी क्या है? ठीक है, तो ये जो है आप एच से यहाँ पे अब क्या जाएगा, पी के बाद में एन पे जाएगा। ठीक, एन इसकी बहन हो जाएगी, फिर उसके बाद इसकी माता पे जाएगा तो वो एस हो जाएगा, नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव है। फिर इसका पुत्र आ जाएगा तो पुत्र इसका भाई हो जाएगा एम, ये प्लस में हो जाएगा, और इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा, देखते हैं कि संबंध आरेख में कौन से कथन जो है क्या सही है। पहला ऑप्शन दे रहा है, अगले स्लाइड पे देखेंगे।
एसपी की नानी है, पीएम की माँ है। इस ऑप्शन में इसका फॉल्ट है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। द एक्सटेंशन अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मार्शल मैकलुहान। कौन है? मार्शल मैकलुहान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मार्शल मैकलुहान। पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक मार्शल मैकलुहान हैं। अगला है कि अनुपसंहारी हेत्वाभास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्यतापूर्व दावा किया जा सकता है? किसके संदर्भ में? तो अनुपसंहारी हेत्वाभास यानी नॉन कंट्राडिक्टरी फैलेसी के संदर्भ में। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि यह विरुद्ध हेत्वाभास का रूप है। दूसरा कह रहा है कि मध्य पद गौण पद से संबंधित है जो केवल निश्चित व्यक्तिगत या वर्ग के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा कह रहा है कि गौण पद सभी संभावित वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। किसके लिए? तो ये अनुपसंहारी हेत्वाभास के संदर्भ में ये सही दावा कर रहा है। जिस नॉन कंट्राडिक्टरी फैलेसी हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे माइनर टर्म इज एप्लीकेबल टू ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1951 में केवल महिलाओं के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है? तो देखिए यहाँ पे पता ही होगा कि प्रथम विश्वविद्यालय कह रहा है किसके लिए? तो वो भी महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय, और स्थापना 1951 में हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला है बनस्थली विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ है, SNDT यूनिवर्सिटी है, सावित्री बाई फुले है। तो यहाँ पे जो है SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1951 में हुआ था और ये केवल महिलाओं के लिए स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय था। देखिए SNDT विश्वविद्यालय मुंबई 1951 में केवल महिलाओं के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुरसी महाविद्यालय महिला विश्वविद्यालय, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुरसी महिला विश्वविद्यालय SNDT, जिसे पहले भारतीय महिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था जो केवल महिलाओं के लिए शिक्षा प्रदान करता था। 1951 में इसे SNDT महिला विश्वविद्यालय नाम दिया गया और इसे एक वैधानिक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज का। तो ये पैसेज का 5 क्वेश्चन है, देख सकते हैं, काफ़ी इजी होता है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से आज हमारा 10 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर 1 के सभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ से एग्ज़ाम तक आपके डेली क्लासेस आएंगे, तो इसलिए चैनल को बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करें और जो भी UGC नेट JRF के स्टूडेंट है उसको चैनल से जोड़ें और शेयर करें। थैंक यू।